जय हिंद। आज ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का सेकंड वीडियो, पहला वीडियो लेके आए थे। उसमें इंट्रोडक्शन लिए थे, उसमें बताए थे क्या क्या वेटेज है, कितना कितना वेटेज है इससे और इससे, और उसके बाद ये बताए थे कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होते हैं। और मैंने उसमें लिखा था और ये भी बताया था कि मैं लाइन टू लाइन आपको डिस्कस करने वाला हूँ एनसीईआरटी का। तो ये कल जो चर्चा किए थे, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसको आप देख लीजिए एक बार। उसके कुछ पता चल जाएंगे इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने वेटेज हैं टॉपिक के, उसको पता चल जाएगा। लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब हम आपकी बात करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्या लिखा हुआ है। कल कुछ चर्चा यहाँ पर भी हो चुकी थी, लेकिन आज देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखें तो लिखा है कि आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड इमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है एक आकर्षक रूप से डाइवर्स है, मतलब उसको देखने पे आप कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही इमेजिनरी है और उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स भी है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस। इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, जांच पड़ताल प्रोसेस, कि आगे चल के इसकी हम जांच कर लें। वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पर इसकी जांच पड़ताल करके इसको क्या करना है, हमें पता करना है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आखिर में है क्या। तो इसको लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। इसमें देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कल इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, यहाँ पे अगर लिखा है तो इसको हम बताते चलते हैं। आप ध्यान से सुनते हुए चलें और एनसीईआरटी को हो सके तो ओपन करके समझिए। वहाँ पे जो यहाँ पे हम कुछ बताएंगे उसको आप एक्स्ट्रा पॉइंट में राइट साइड में यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर है सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है बायोलॉजिकल, वो मैक्रोमोलेक्यूल है। मैक्रोमोलेक्यूल में क्या क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब आएंगे। उसके बाद आपको पता है सेल के उससे मिल करके, जैसे मान लीजिए ये सब क्या होते हैं, मिल के एक सेल बनाते हैं। सेल के बाद ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ये आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है। अब फिर शुरू होती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बारी। किसकी बारी शुरू होती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बारी बात होती है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसे बना, जब एक ऑर्गन सिस्टम पूरा डेवलप हो गया, बॉडी बन गई, तो एक स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, स्पीसीज का। एक स्पीसीज बना, इंडिविजुअल बना। तो इसी तरह से एक एक स्पीसीज करके पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन क्या है, टैक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाई स्पीसीज हैं। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज को क्या बोल दिए, पॉपुलेशन, कल चर्चा कर लिए हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होंगे तो एक कम्युनिटी बनेगी। अब एक कम्युनिटी लिविंग थिंग्स की है, लिविंग और नॉन लिविंग मिल करके 2 कंपोनेंट क्या बना देंगे, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम से बड़ा क्या है, बायोम है। बायोम के बारे में आगे यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इतना आगे चलते हैं। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी लेवल पर, जो आपने देखा कि एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर किसी भी, जो आपने ऊपर देखा है मैक्रोमोलेक्यूल, सेल, टिश्यू, किसी भी लेवल पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया तो उसको बेहद हमें ध्यान देना होगा। व्हेन वी हियर बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग, अगर सुबह आप गार्डन में जाते हैं, सुबह गार्डन में गए, आपको बुलबुल की आवाज़ सुनाई दी, वो गाना गा रही है, तो वे में आप क्या पूछ सकते हैं अपने दिमाग में सवाल, हाउ डज द सिंग बर्ड, बर्ड गाना कैसे गाती है। दूसरा सवाल क्या आएगा, वाई डज द बर्ड सिंग, क्यों गाती है। तो यहाँ पे हाउ का और वाई का जवाब जानने के लिए सबसे पहले एक हाउ कैसे, मतलब मैकेनिज्म जानना चाहते हैं आप, उसके पीछे का मतलब जो क्वेश्चन है इसमें मैकेनिज्म क्या है। सीख मतलब जानना, मांगना मतलब आंसर मांगना, मैकेनिज्म क्या है। उसके बाद वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन, सीख सिग्निफिकेंस, क्या मांग रहा है वाई टाइप में, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। अब बोलते हैं ना, क्यों चिल्ला रहे हो, कैसे चिल्ला रहे हो, तो वो कैसे गाना गाई और कैसे और क्यों बोल रही है। तो कैसे क्यों मतलब अब यहाँ पे आंसर दिया ही हुआ है, हमें ज़्यादा वो नहीं करना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल दिया उसका आंसर क्या है, उसके जो वॉइस बॉक्स हैं उसके पास वॉइस बॉक्स का अगर ऑपरेशन देखा जाए तो वो वाइब्रेट करती है उसकी बोन, इसलिए उसकी आवाज़ निकलती है। जबकि द सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे मिलेंगे उसको देखिए। यहाँ पे लिखा है कि वो दोबारा बर्ड को नीड है कम्युनिकेट मिलने के लिए, कब, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। किससे मिलना, मेट को, है ना, मेटिंग सीजन मतलब मेट मिलना है उसको ब्रीडिंग सीजन में, इसलिए वो बोल रही है। रिप्रोडक्शन करना है उसको, उसकी ड्यूरेशन है, ब्रीडिंग सीजन है, तो इसलिए वो बोल रही है। और इसका सिग्निफिकेंस हो गया, व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू a scientific frame on mind you will certainly come up with many interesting question of both type। अगर आप गार्डन में घूमते हैं, आप साइंटिफिकली फ्रेम, आपके दिमाग में कुछ साइंटिफिक रीजन के लिए जगह है, आप उस तरह से सोच रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे कुछ अच्छा ही सोचेंगे और साइंटिफिकली सोचेंगे कि क्यों है, कैसे है। ये सवाल ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइप के सवाल दिए हैं, जैसे जो रात में फ्लावरिंग करते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट, और जनरली कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। अब पूछा जब क्यों होते हैं, आपका जवाब क्या होगा, इसको सोचिए, सवाल आएंगे ज़रूर, अभी जवाब मैं देता हूँ यहाँ पे। ये दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आ गए हैं कि हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर। इस बी को कैसे पता हो जाता है, मधुमक्खी को कैसे पता कि इस प्लांट के पास नेक्टर है, रस चूसने के लिए इसके पास है, मैं जाऊँ इसका रस चूस के लेके आऊँ, इसके पास कैसे पता चला, इसके कान में आप जाके बताए क्या, बताइए, ये सोचना है कैसे। फिर वाई का आ गया आंसर क्वेश्चन, वाई डज कैक्टस हैव टू सो मेनी थॉर्न। कैक्टस पौधे के पास बहुत सारे कांटे क्यों होते हैं, बताइए। आप बोलते हैं ना मेरे पास कांटे लगे क्या, यहाँ के बैठो, आप कैक्टस पे जाके बैठोगे, कभी नहीं, क्योंकि उसके कांटे लगे हुए हैं रियल में। हाउ डज द चिक, एक सवाल और आता है आपके दिमाग में कि अगर जो मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी का, है ना, वो पैदा होते ही अपनी माँ को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, कैसे पहचान लेता है। इस टाइप के सवाल आपके दिमाग में हज़ारों आएंगे साइंटिफिकली। तो पहला का आंसर देखिएगा, जो रात में फ्लावरिंग करते हैं उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो रात में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट है, रात में ज़्यादातर लोगों को ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कलरफुल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और रात वाले में सुगंधित, अगर कलरफुल होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, ब्लैक एंड वाइट से ही आसपास जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट सब दिखते हैं। कोई इंसेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके पास कैसे जाएगा, जब वो सुगंधित देगा, इसलिए वो कैसे होते हैं, रात वाले हैं। रात में कलर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बस उसको सेंट होना चाहिए, बहुत महक होनी चाहिए, उसके पास आप चले जाएंगे। हाउ डज द बी, बी कैसे पहचान लेती है, नेक्टर है, उसके सुगंध से वही पहचान लेती है, कलरफुल से पहचान लेती है, नेक्टर को चली जाती है, नेक्टर चूज़ करके लेके आती है, शहद बनाती है। वाइट डज, अब कैक्टस के पास क्यों होती है, कैक्टस कहाँ पाई जाती है, इसकी बात आप समझ लीजिए। कैक्टस कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में है। ये अपने लीफ को सुखा करके कांटा बना लेता है, जिससे कि वाटर का लॉस कम हो सके। हाउ डज द चीक, इस पर एक वर्ड लिख लेना, इम्प्रिंटिंग। क्या लिख लेना, इम्प्रिंटिंग, मतलब इसके पास जेनेटिकल, तब जीन्स प्रेजेंट है अपने माँ बाप के जैसे, उनके इम्प्रिंटिंग की वजह से वो पहचान लेते हैं, इम्प्रिंटिंग। अब दूसरे पेज में देखा जाए, यू हैव ऑलरेडी लर्न, प्रीवियस क्लासेस पढ़ चुके हैं इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी का डिफिनीसन। आप स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, साथ में उसके बीच में स्टडी करते हैं, और उसके फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट को, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं और एबायोटिक फैक्टर का, इन्वायरमेंट का, और उन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन का स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जनरली 4 लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न करता है। वो कौन कौन है, ऑर्गेनिज्म याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम, ये 4 लेवल पे इकोलॉजी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न करती है। और इस चैप्टर में हम केवल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन लेवल पर ही इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें ही आ जाता है, ऑर्गेनिज्म, इट्स इन्वायरमेंट।
ऑर्गेनिज्म और उसका इन्वायरमेंट कैसा है, एक के बारे में बात होगी। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट में देखेंगे कि देखिए इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी which try to understand how different organisms are adapted to their environment, तब not only survival but also reproduction। एक ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी को अगर समझा जाए तो बड़ी ज़रूरी है कि उसके फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को समझें। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी जैसे मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, कहीं दूर चले गए हैं, या फिर किसी भी इंडिविजुअल की अगर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की बात करें, खाना पीना रहना अगर सब कुछ ठीक है, उसका अच्छे से सर्वाइव कर रहा है और सर्वाइव करने के साथ साथ अच्छे से रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ठीक है। मैं अगर सिंपल में समझाऊँ, आप हैं अगर कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले दिक्कत होती है खाने पीने रहने की। आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पानी पिया, डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बारिश का सीज़न आ गया है, कंटामिनेशन का चांसेस ज़्यादा है, उसको आप बॉयल करके पीजिए। ये सब प्रॉब्लमें आती हैं अगर सब कुछ ठीक है, अगर वहाँ पे आप बस गए हैं, अगर वहाँ पे बसने के बाद भी रिप्रोडक्शन मतलब आगे का जनरेशन बढ़ रहा है, तो यही क्या है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब इसके आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा खास नहीं था। आगे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की सारी चीज़ जानकारी रखना, खाना पीना रहना और आगे का जनरेशन बढ़ाना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन ही नहीं, वो क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब बात करते हैं, आपने अर्लियर क्लासेस बचपन बोल रहे हैं, पढ़ाई होगा बचपन में, हाँ ज्योग्राफी में, कि हमारा अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है ना। किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ। उल्टा तो नहीं बोल दिया, सन के चारों तरफ कौन रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करती है। और आपको पता है अर्थ क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड झुका हुआ है अपने एक्सिस पे। आप सबने ग्लोब देखा होगा, खूब नचाया होगा, इतना मत नचाया करो, वो दिन में केवल एक ही बार, 24 घंटे में एक ही बार वो मूव करता है, और हम पा जाते हैं तो पूरा 365 दिन का एक ही बार में मूव करा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हंसी मजाक की बातें हैं। तो थोड़ा झुका हुआ है, जिसके कारण ही एनुअल वेरिएशन आते हैं इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जो लाइट की इंटेंसिटी, जो तीव्रता पड़ती है, और टेम्परेचर का ड्यूरेशन जो है, और रिजल्टिंग इन द सीजन, जो सीजन बनाते हैं, ठंडी गर्मी जो आती है, ये सब रोटेशन के कारण आती है। और वो सन की तरफ किधर की तरफ जा रहा है, सन से कितनी दूर है, कितनी पास है। अगर दूर रहेगा तो ठंडी रहेगा, पास में रहेगा तो गर्मी रहेगा। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, सीजन्स आते रहते हैं। दीज वेरिएशन टुगेदर in with annual variation is precipitation. Remember precipitation include both rain and snow। इसी के कारण ही क्या होते हैं, बारिश भी होती है। प्रेसिपिटेशन में एक रेनफॉल और स्नोफॉल। रेन बारिश हो गया, स्नो मतलब बर्फबारी हो गया। इन्हीं के कारण बर्फबारी भी होती है, बारिश भी होती है। अकाउंट द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम, और इन्हीं की वजह से जो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है और उसके चारों तरफ घूम रहा है, इसी कारण बड़े बड़े बायोम बनते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, डेजर्ट का, रेन फॉरेस्ट का, टुंड्रा का। डेजर्ट रेगिस्तान आ गया, टुंड्रा ये भी क्या में लो टेम्परेचर वाले हो गए। आर्कटिक टुंड्रा जहाँ पे बर्फ़ बहुत 2 सालों से जमा, दो मतलब बर्फ़ हमेशा ढका हो, कभी हो वहाँ पे बर्फ़ ख़त्म ही ना हो। रेन फॉरेस्ट जहाँ बारिश ही बारिश हो। यहाँ पे एक फिगर दिया है और बायोम का, इस फिगर से क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाइज। कभी कभी यही फिगर देगा और ABC लिख देगा, बताइए A क्या है, B क्या है, C क्या है। इस फिगर को बहुत लोग देख करके घबरा जाते हैं, आखिर इसमें है क्या। आपको घबराना नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको नीचे की लाइन देखनी है, मीन ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन और मीन ऑफ एनुअल टेम्परेचर। पूरे साल का टेम्परेचर कितना हो सकता है, पूरे साल में बारिश कितनी हो सकती है, इसको देखना है। हम एक एक करके बताते हैं, बस उसका मिनिमाइज मैक्सिमाइज पूछता है कि इसमें बारिश कितनी होगी। चलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे आपने देखा होगा, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन का नाम सुना होगा, अमेजन। तो इस वाले से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें टेम्परेचर कितना होगा देखिएगा, यहाँ से लेकर के लगभग 150 से लेकर के कहाँ तक रेनफॉल, 400 या 410 के आसपास इसकी सेंटीमीटर बारिश देखी गई है। इसके बीच में मतलब इसकी जो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो आप तुरंत बोलेंगे कहाँ पे,
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। इसका टेम्परेचर हम देख लेते हैं इधर से। इसका टेम्परेचर देखिए बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। 20, 23 या 24 इसी टेम्परेचर में ही ज़्यादातर रहते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर बोला जाए तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए इसका मेंटेन रहता है। एक ख़त्म हो गया। दूसरे के बारे में बात आती है। चले आ जाते हैं हम डेजर्ट की तरफ, फिर आएंगे ग्रासलैंड, फिर आएंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस, सब के बारे में एक थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देते हैं। अब बात आती है डेजर्ट का। यहाँ पे देखिए रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट का जो बारिश है यहाँ से देखिए 50 से कम ही है, 50 सेंटीमीटर से कम। लेकिन टेम्परेचर देखिए 22 डिग्री टेम्परेचर इसका। किसी किसी बुक में अलग से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे यहीं से समझ जाना आपको इस ग्राफ को देखने के बाद। अब यहाँ पे बारिश कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो डेजर्ट हो ही जाएगा। अब चले आइए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आर्कटिक रीजन वाले से कि कहाँ पे आर्कटिक रीजन, नॉर्दर्न या साउदर्न। आपको याद होना चाहिए नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ पोल पे है। तो यहाँ का जो बारिश मैक्सिमम होगी वो 120 के आसपास होगी। मिनिमम कितना होगा 25 से शुरू होगा, मतलब इसके बीच में इससे ज़्यादा बारिश नहीं होगा। पूरे साल में इतना ही देखा गया है कि कम से कम इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, है ना। ये प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे कैसा प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल नहीं होगा, स्नोफॉल होगा। और देखिए टेम्परेचर इसका मैक्सिमम कितना होगा, 0 से थोड़ा सा ऊपर, माइनस में हमेशा रहेगा। जब माइनस में रहेगा तो बर्फ़ ही बना रहेगा, बर्फ़ ही नहीं बर्फ़ ही बना रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए कोनिफेरस, इसमें क्या है, यहाँ का टेम्परेचर वेरी करता है। जैसे मान लीजिए जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, यहाँ पे देखिए इस रीजन में, दूसरा कलर लेते हैं, इस रीजन में देखिए कहाँ पे, जब टेम्परेचर ज़्यादा है 15 डिग्री के आसपास, तो रेनफॉल क्या है, कम है देखिए। और इधर देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे कम हुआ, इधर देखिए थोड़ा बढ़ गया। ये ज़्यादा नहीं पूछता, बस यहाँ से देखना है इसका यहाँ से यहाँ तक का क्या है प्रेसिपिटेशन है, इतना सेंटीमीटर, लगभग 70 से लेकर के कहाँ तक का 250 तक का। इसका टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 15। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ट्रॉपिकल का है, आर्कटिक का है, डेजर्ट का है। और ग्रासलैंड का देखें तो ग्रासलैंड का जो प्रेसिपिटेशन है लगभग नॉर्मल ही है। कितना है देखें, इसका आ जाता है 220 के आसपास, और कम से कम इसका 70-80 के आसपास से शुरू होगा। तो यहाँ पे बारिश, थोड़ा गर्मी, देखिए गर्मी में भी वेरिएशन टेम्परेचर 20-22 डिग्री, और यहाँ पे 10 डिग्री या 8 डिग्री तक भी आ जाते हैं। हम लोग पे आ जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट या ग्रासलैंड फॉरेस्ट, ठीक है ना। दोनों टेम्परेट के ऊपर ग्रासलैंड है। पहले तो अगर मान लीजिए अर्थ की बात करें तो इक्वेटर रीजन पे क्या है, ट्रॉपिकल है। फिर थोड़ा सा ऊपर क्या है, थोड़ा सा नीचे क्या है, टेम्परेट है, उसके ऊपर ग्रासलैंड है, और हम लोग यहीं पे पाए जाते हैं। तो अपने यहाँ कहीं ना कहीं टेम्परेट और ग्रासलैंड का मिक्स है। यहाँ का टेम्परेचर कैसा करता है, वेरी करता है, बहुत सारे अच्छा लगता है यहाँ पे टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, तो ऐसा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे कि इंडिया में ऐसा नहीं होता। सबसे कम बारिश इंडिया में ही होता है, सबसे ज़्यादा भी इंडिया में ही होता है। तो हम इंडिया को हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे। तो यहाँ से यही सब सारे आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं, इसको ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स करिएगा, एक बार और समझा देंगे इसको। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं उसी के बारे में कि क्या है बायोम। भाई सब बायोम के नाम थे, बायोम में कई इकोसिस्टम मिलकर बने हुए हैं। अब देखिएगा, इस पे सोचिएगा, गौर करिएगा। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विच ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइडली वैरायटी ऑफ हैबिटेट। अगर क्षेत्रीय देखें या प्रादेशिक देखें, मतलब ये हो गया क्षेत्रीय हो गया, रीजनल। लोकल में क्या हो गया, स्थानीय हो गया। दोनों वेरिएशन देखें, ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन, हर एक बायोम क्या कर रहा है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। जो स्थानीय पे है वहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्षेत्रीय मतलब दूर जाने पे दोनों का हैबिटेट में क्या आएगा, वाइड वैरायटी आएगा, चेंजेज आएगा। मेजर बायोम ऑफ इंडिया आर सोन, बहुत मेजर बायोम देखे जाते हैं इंडिया में, नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन द एक्सट्रीम, मतलब जो हमारा अर्थ है यहाँ पे अच्छा फेवरेबल कंडीशन तो है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट है, बहुत ख़तरनाक हैबिटेट है, लिविंग प्लेस है जहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है।
जैसे स्क्रॉलिंग राजस्थान डेजर्ट, मतलब जो झुलसाल देने वाला टेम्परेचर है ना, स्कॉर्चिंग बहुत हाई टेम्परेचर। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, जहाँ पे हमेशा पानी से भरा ही हो, पानी कमी ना हो कभी, वहाँ की बात कर रहे हैं। डीप ओशियन ट्रेंच, ये ओशियन हो गया सबसे नीचे, उसे क्या कहते हैं, डीप ओशियन ट्रेंच, जहाँ पे बहुत काले काले होते हैं, तो वहाँ पे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, लाइट पहुँच ही नहीं पाती है। और टोरेंटियल स्ट्रीम, फर्माकास्ट स्लेजिंग, हाँ फर्माकास्ट में तो मतलब बर्फ़ जमी रहती है बहुत सी दिनों से, लगभग 2-4 सालों से बर्फ़ वहाँ से हटी ही नहीं है। टोरेंटियल स्ट्रीम गर्म धारा का प्रवाह हो रहा है, तो यह पोलर रीजन का हो गया। ये टेम्परेचर कैसे, तब एडवर्स कंडीशन है, ये एक्सट्रीम लेवल के हैबिटेट है, यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, या हाई माउंटेन टॉप पे रहना मुश्किल हो जाता है। थर्मल स्प्रिंग, गर्म हवाएं, गर्म धाराएं। एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, मतलब बदबूदार जो कंपोस्ट जहाँ चढ़ाने वाला कुछ रखा जाता है पिट, बहुत बदबू होता है, वहाँ पे रह पाएंगे या मुश्किल हो जाता है। टू अ फ्यू, नेम अ फ्यू, और कुछ भी नाम है। तो ये सब क्या बताए कि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो केवल अच्छा मतलब फेवरेबल कंडीशन तो रखता है हैबिटेट, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ हार्श हैबिटेट और एक्सट्रीम हैबिटेट भी उनके नाम दिए हैं, वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। इवन अवर इंटेस्टाइन है यूनिक हैबिटेट, हमारा जो इंटेस्टाइन है वह भी एक हैबिटेट है, किसके लिए, हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स के लगभग सैकड़ों स्पीसीज वहाँ पाई जाती है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये सब नाम दिए हैं। मेजर बायोम इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल हो गया डेसिडुअस, और ये डेजर्ट, सी कोस्ट। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया है, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होते हैं। नहीं तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करेंगे और फिर अच्छे से समझेंगे सारे बारे में, फिर मेजर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए फिर दूसरे वीडियो में आते हैं।